Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart Eyes Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today November 12 I will discuss these topics from current affairs. आज के प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे. सो लेट्स डिस्कस द एजेंडा फॉर टुडे. बुकर प्राइज पहला टॉपिक होगा. बुकर प्राइज. बुकर प्राइज लिटरेचर से रिलेटेड एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है. तो किस कैटेगरी में दिया जाता है, क्या इसके रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अभी रिसेंटली जो बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया जिस राइटर को, जिस ऑथर को, वो क्या है, हम वो सारी डिटेल्स देखेंगे. द सेकंड टॉपिक वुड बी ऑड रेडियो सर्कल्स. ऑड रेडियो सर्कल ये किसी रेडियो सर्कल, किसी सिटी के रेडियो सर्कल का पार्ट नहीं है. ऑड रेडियो सर्कल ये स्पेस में, या आप कह सकते हो स्पेस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड, स्पेस में जिस टाइप के रेडियो सर्कल्स बनते हैं या अलग अलग फेनोमेनन्स होते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक है. थर्ड टॉपिक होगा ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल, जो कि रिलेटेड है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म से. सो बुद्धिज्म से रिलेटेड एक ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल जो कि रिसेंटली कहां पर हुआ, भूटान में. हम इसके डिटेल्स चेक करेंगे, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं यहां से. देन द फोर्थ टॉपिक वुड बी इंडिया डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक फंड. इंडिया डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक फंड किस तरह से ये वर्क करता है, कहां पर क्या क्या डोमेस्टिक लेवल पर या फिर फॉरेन लेवल पर कैसे हम इस फंड का यूज करके इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से. एंड देन फिर लास्ट में एक्सरसाइज मित्र शक्ति. ओके, ये आपके आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा. फिर हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन. सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, बुकर प्राइज. आप यहाँ पे न्यूज में देख सकते हो, इन ऑथर को आप देख सकते हो और इनके हाथ में ये बुकर प्राइज का ये जो मोमेंटो है, ये अवार्ड है. द हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर डेविड सैजले विंस बुकर प्राइज फॉर फ्लेश. मतलब इनके वर्क का नाम है फ्लेश और ये हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर है, डेविड सैजले नाम है, जिनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया. तो हमारा क्वेश्चन प्रीलिम्स का कुछ ऐसे बनता है. पहला स्टेटमेंट देखो ऐसे बनाया जाएगा. इट इज अवॉर्डेड एनुअली फॉर एन ओरिजिनल नॉवल रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड. ये सब डिटेल्स बहुत जरूरी हैं कि क्या सिर्फ इंग्लिश में लिखने वाले नॉवल को ही मिलता है, तो बिल्कुल हाँ. एंड वो पब्लिश यूके या आयरलैंड में होना चाहिए. अगर आपने इंग्लिश में लिखा लेकिन वो पब्लिश यूके में ना होकर यूएसए में हो रहा है, आप बुकर प्राइज आपको नहीं मिलेगा. एंड दैट्स व्हाई दैट वर्क विच शुड बी ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश, ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, एंड पब्लिकेशन भी यूके में ही होगा, तब जाकर यूके आयरलैंड में होगा, तब जाकर आपको ये बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाएगा. पहला स्टेटमेंट करेक्ट. दूसरा क्या, ट्रांसलेटेड वर्क्स आर एलिजिबल फॉर द बुकर प्राइज इफ पब्लिश्ड बाय ए यूके बेस्ड इम्प्रिंट. ट्रांसलेटेड वर्क्स बुकर प्राइज के लिए नहीं एलिजिबल हैं. बुकर से ही रिलेटेड एक और बुकर प्राइज होता है जिसको हम बोलते हैं मैन बुकर प्राइज या इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज. वो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया है, उसके बारे में तुम पढ़ना और आज आंसर करना. ठीक है, वहां पर ट्रांसलेटेड वर्क्स की भी वैल्यू होती है. क्या क्या डिटेल्स होते हैं वो तुम्हें आज पहले कोशिश करना है खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चन में. यहां पर बुकर प्राइज के लिए याद रखिएगा दैट ट्रांसलेटेड वर्क्स आर नॉट अलाउड, नॉट एलिजिबल. थर्ड, डेविड सेजले बिकेम द फर्स्ट हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर टू विन द बुकर प्राइज इन 2025. बिल्कुल, ये जो 2025 में बुकर प्राइज दिया गया, तो पहले हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर हमारे डेविड सेजले बने हैं, जिनको इनके वर्क का नाम क्या है, फ्लैश, इसके लिए बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया. करेक्ट हमें ढूंढना है, आंसर क्या होगा, 1 और 3 ओनली, ये हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, चलिए अब हम बुकर प्राइज के डिटेल्स की बात कर लें. तो 1969 में बुकर प्राइज को इंस्टीट्यूट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में, सिर्फ कॉमनवेल्थ नेशंस के राइटर्स को ऑनर करने के लिए. हालांकि इसके बाद फिर इसको इंक्रीज कर दिया गया कि किसी भी नेशनलिटी के आप राइटर हो, इवन अगर इंडिया के भी हैं, क्योंकि कई इंडियन ऑथर्स को या इंडियन ओरिजिन को ऑथर को, यहाँ जैसे देखो अरुंधति रॉय, किरण देसाई, अरविंद अडिग, ये इंडियन ओरिजिन के या फिर इंडियन ऑथर्स हैं, इनको भी बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया. बस एलिजिबिलिटी ये होती है कि भाई वो जो वर्क है ना, ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, कोई ट्रांसलेशन वर्क नहीं, एंड मस्ट बी पब्लिश्ड इन यूके और आयरलैंड. ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, वो आयरलैंड या यूके में पब्लिश हुआ. सेल्फ पब्लिशिंग अलाउड नहीं होती है, राइट, सेल्फ पब्लिशिंग अलाउड नहीं है बुकर प्राइज के लिए. मतलब कोई पब्लिशिंग इम्प्रिंट, मतलब पब्लिशिंग हाउस अगर पब्लिश कर रहा है, देन आपके नोवेल को बुकर प्राइज के लिए या फिर उस ऑथर को बुकर प्राइज के लिए कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, अब हम देखते हैं इस जो प्रेजेंट नोवेल को बुकर प्राइज मिला उसका, उसके बारे में, फ्लैश के बारे में. फ्लैश एक बड़ा अच्छा कलेक्शन है, प्रोज का कलेक्शन है, जिसमें हमारे ऑथर जो हैं वो क्या बता रहे हैं, जर्नी ऑफ अ पुअर हंगेरियन स्टेट, जर्नी फ्रॉम अ पुअर हंगेरियन स्टेट टू लंदन्स वर्ल्ड ऑफ वेल्थ एंड पावर. कि एक ऐसे इंसान की जर्नी जो कि पुअर हंगेरियन रीजन में रहता था और अब लंदन में वेल्थ और पावर दोनों को एंजॉय कर सकता है.
मतलब ये इंसान के डेवलपमेंट की, उसके प्रोग्रेस की कहानी है। बुकर की जो ज्यूरी है उन्होंने भी बोला कि इट इज लाइक ए मेडिटेशन ऑन पावर, इंटीमेसी एंड आइडेंटिटी इन अ मॉडर्न शिफ्टिंग वर्ल्ड। कि किस तरह से एक इंसान मॉडर्न शिफ्टिंग वर्ल्ड में, मॉडर्न चेंजिंग वर्ल्ड में पावर, इंटीमेसी, अपने एग्जिस्टेंस को सेव करता है। फ्लिस नाम का ये नोबल वही बता रहा है। एंड दैट्स व्हाई इस साल के बुकर प्राइज के लिए नोबेल के राइटर को या इस नोबेल को सिलेक्ट किया गया। इंडिया की तरफ से अरुंधति रॉय, उनके वर्क गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में, एंड अरविंद अडिग द व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में इस बुकर प्राइज से सम्मानित हो चुके हैं। ओके, चलिए द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑड रेडियो सर्कल्स। ऑड रेडियो सर्कल्स, जैसा मैंने तुम्हें बताया था इंट्रोडक्शन में कि ये स्पेस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। मुंबई की एक टीम, इंडिया मुंबई की एक टीम, दे हेल्प रिवीलिंग मिस्टीरियस ट्विन रिंग्स अराउंड गैलेक्सी। ये देखिए, ये जो ट्विन रिंग्स है ना, ये इस ट्विन रिंग्स को गैलेक्सी के अराउंड डिस्कवर करना, इनसे रिलेटेड और डेवलपमेंट का काम करना, ये मुंबई बेस्ड रिसर्चर्स की टीम ने किया है। देखते हैं क्या है ये ऑड रेडियो सर्किल। सो पहला स्टेटमेंट, दैट ऑड रेडियो सर्किल्स आर लार्ज कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स दैट आर विजिबल ओनली इन रेडियो वेवलेंथ्स बट नॉट इन ऑप्टिकल और एक्सरे लाइट। एकदम सही बात है। ये जो ऑड रेडियो सर्कल्स होते हैं ना, ये ऐसे कॉस्मिक स्ट्रक्चर हैं जो कि आपको सिर्फ विजिबल होंगे। कब विजिबल होंगे? सिर्फ जो कि सिर्फ विजिबल होंगे इन रेडियो वेवलेंथ। ये सिर्फ ना रेडियो वेवलेंथ में ही विजुअल होते हैं, एक्सरे लाइट्स में ये विजुअल नहीं होते हैं। एक्सरे लाइट्स में हम इन ऑड रेडियो सर्कल्स को नहीं देख सकते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट, द फर्स्ट ORC was discovered using India's giant microwave radio telescope during a survey of faint gamma ray burst। हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट था कि इनको हम रेडियो वेवलेंथ में ही देख सकते हैं। सेकंड क्या है कि पहला ORC इंडिया के जायंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। एक्चुअली नॉट, इंडिया ने अभी कंट्रीब्यूट किया है, पर जो फर्स्ट रेडियो वेव था ना, फर्स्ट ऑड रेडियो सर्किल जो था ना, फर्स्ट ऑड रेडियो सर्किल, इसको डिस्कवर करने का काम ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने किया था। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने। सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड, द RAD एट होम सिटीजन साइंस इनिशिएटिव has contributed to the identification and classification of ORC candidates। ये वही इंडिया का वो ग्रुप है जिसने ORC कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना और उनके क्लासिफिकेशन में हेल्प किया है। यही ORC कैंडिडेट ने ऑड रेडियो सर्किल के डिस्कवरी में वर्ल्ड रिसर्चर्स को, वर्ल्ड के जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं जो स्पेस रिसर्च का, स्पेस ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया। तो हमारे लिए करेक्ट स्टेटमेंट हो गए 1 और 3, पर हमें ढूंढना है नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चलो इसको बना देता हूं नॉट करेक्ट। आंसर क्या होगा हमारा? सी, 2 ओनली। हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, सी। अभी मैं इसको फाइनली पीपीटी में भी चेंज कर दूंगा। नॉट करेक्ट ढूंढना है तो सिर्फ 2 ओनली, सी हमारा 2 ओनली है। हमारा आंसर क्या होगा? 2 ओनली। ठीक है, चलिए अब हम इसके डिटेल्स देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं ऑड रेडियो सर्किल्स के बारे में। ऑड रेडियो सर्किल्स, ये ऑड रेडियो सर्किल्स, आप इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। ये जायंट सर्किल्स होते हैं जिनको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी में ही सिर्फ देख सकते हैं। दे आर ओनली विजुअल इन रेडियो फ्रीक्वेंसी, बाकी इन विजुअल ऑप्टिकल या एक्सरे लाइट्स में ये नहीं दिखते हैं। एक्चुअली ये होते क्या है? दे आर द रिंग्स ऑफ एनर्जी, काफी लार्ज रिंग्स ऑफ एनर्जी होते हैं, सर्कुलर शेप में रहते हैं। रेडियो विजिबिलिटी ही इनकी सिर्फ पॉसिबल होती है। देर आर वेरी लार्ज, इतने लार्ज होते हैं दैट दे स्ट्रेच अक्रॉस मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स किस इसका यूनिट होता है? लाइट ईयर, बताओ जरा। तुम्हारा जनरल साइंस भी देखें, लाइट ईयर से हम किस चीज को मेजर करते हैं? 2 क्वेश्चन मैंने तुमको दिया। हम लाइट ईयर से टाइम को मेजर करते हैं या लाइट ईयर से, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये तुम मुझे ढूंढ कर बताओगे। तो काफी लार्ज साइज होता है इन रेडियो सर्कल्स का, राइट। दे ऑफन सराउंड एन एक्टिव और इमर्जिंग गैलेक्सी, एक्टिव या फिर इमर्जिंग गैलेक्सी को सराउंड करने का काम करते हैं। आगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की देखें तो एक स्टेटमेंट जो मैंने वहां दिया था ना, रॉन्ग स्टेटमेंट की, इसकी पहली डिस्कवरी, ये वाला सेकंड स्टेटमेंट, पहली डिस्कवरी इंडिया के जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप से हुआ था। एक्चुअली नॉट, इसकी पहली डिस्कवरी 2019 में होती है ऑस्ट्रेलियन ASKP टेलीस्कोप से। अभी उसके बाद फिर इंडिया का GMRT टेलीस्कोप जो है, जायंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप नियर पुणे, इसके हेल्प से और ज्यादा नए डेवलपमेंट्स हो सके। बट पहली बार डिस्कवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के टेलीस्कोप से हुई थी। साइंटिफिक सिग्निफिकेंस की बात करें कि क्यों हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑड रेडियो सर्कल्स या ORC, दे ओपन ए न्यू विंडो इनटू अंडरस्टैंडिंग गैलेक्टिक इवोल्यूशन, मतलब गैलेक्सीज के इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने में, ब्लैक होल फेनोमेनन्स को, ब्लैक होल इवेंट्स को अंडरस्टैंड करने में, और
हमारे स्पेस में डिफरेंट एनर्जीज का ट्रेवल कैसे होता है, कैसे नए नए हैपनिंग्स होती हैं कॉस्मिक लेवल्स पर, गैलेक्सी का फॉर्मेशन या फिर उनका डिस्ट्रक्शन या फिर ब्लैक होल का फॉर्मेशन, इन सब चीजों में क्या रिलेशन होता है, इसको स्टडी करने में साइंटिफिक कम्युनिटी को एक बढ़िया सपोर्ट मिल सकेगा। एंड दैट्स व्हाई दिस ओआरसी डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप इसको अपने साइंस एंड टेक के लिए याद रखिएगा, साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 के लिए और प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, इंडिया की हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये आप पिक्चर देख सकते हो, जीएमआरटी टेलीस्कोप जो पुणे में है, अभी ये वाला यहाँ पे बताया ना मैंने, जीएमआरटी टेलीस्कोप पुणे, जीएमआरटी टेलीस्कोप पुणे, और साथ ही साथ आरईडी होम जो नेटवर्क है जिसने ओआरसी पर रिसर्च करने के लिए कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करने का काम किया, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने का काम किया, और जो कुछ भी उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए कि वो ओआरसी रेडियो जो हमारा ओआरसी है, ओड रेडियो सर्किल्स हैं, इस फील्ड में वो अपना रिसर्च कर सके, वो हेल्प करने का काम RAD@home इनिशिएटिव का है। ठीक है, RAD@home इनिशिएटिव। अब हम थर्ड टॉपिक पर चलते हैं। थर्ड टॉपिक है सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध, जिसका मेंशन हुआ था अभी ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस जो है, यहाँ पर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल जो है, जो भूटान में कंक्लूड हुआ, 16 डे ग्लोबल पीस फेस्टिवल, इसी में यहाँ पर पिपरहवा रेलिक्स भी न्यूज में रहा था। क्वेश्चन देखो हम कैसे बना सकते हैं पिपरहवा रेलिक्स से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट द पिपरहवा रेलिक्स वर अनअर्थड इन बिहार इन द 19th century and are linked to महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्ध। एक्चुअली पिपरहवा रेलिक्स ये बिहार से नहीं, ये बिहार के ही पास में उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया रॉन्ग, और वैसे हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। दूसरा स्टेटमेंट, दिस relics आर प्रिजर्व्ड इन इंडियाज नेशनल म्यूजियम एंड हैव बीन सेंट अब्रॉड ओनली वंस बिफोर द भूटान विजिट। एक्चुअली सिर्फ एक बार नहीं, इसके पहले भी इनको भेजा जा चुका है, इवन ब्रिटिश ने भी एक बार भेजने का काम किया था इंडिया से बाहर। फिलहाल अभी ये इंडिया के नेशनल म्यूजियम में है, पर इनका एक पार्ट इंडिया से बाहर ब्रिटिश ने भी भेजा था। सो सेकेंड भी रॉन्ग हो गया। थर्ड, द पिपरहवा साइट इज लोकेटेड नियर द इंडो नेपाल बॉर्डर एंड इज एसोसिएटेड विद एंशिएंट कपिल वस्तु। ये वही कपिल वस्तु का रीजन है जहां पर सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कपिल वस्तु वाला रीजन, लुम्बिनी हो गया हमारा एग्जैक्ट प्लेस, कपिल वस्तु वाले इस लुम्बिनी रीजन में ही बुद्ध की या सिद्धार्थ की बर्थ हुई थी। सो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इंडो नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश का। इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, 1 and 2 ओनली। चलिए अब हम ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की बात करते हैं। तो ये थिम्पू भूटान में हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट एवर ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल जिसमें बुद्धिज्म के तीनों ग्रुप, महायान, हीनयान, हीनयान के बारे में मैंने क्लास में बताया है ना कि हीनयान वाले खुद को हीनयान नहीं बुलाते हैं, वो खुद को क्या बुलाते हैं, थेरावादी बुलाते हैं। याद करो मैंने तुम्हें क्लास में बताया था कि इवन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में थेरावाद एंड महासंघिका नाम का ग्रुप बना, और यही महासंघिका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जाकर महायान बनता है, और दूसरे को क्या बुलाता है, हीनयान। तो इस तरह से महायान, थेरावाद एंड वज्रयान, ये जो तीनों ग्रुप हैं, तीनों ग्रुप इस बार पहली बार साथ आते हैं इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल के लिए थिम्पू भूटान में। इवेंट के हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पे एक बड़ा की रिचुअल जिसको हम जापजी बोलते हैं, वज्रयान बुद्धिज्म में जिसको फॉलो किया जाता है, फॉर क्लींसिंग नेगेटिव कर्मा एंड रिपेल हार्मफुल फोर्सेस। जो भी नेगेटिव कार्मिक फोर्सेस होते हैं या हार्मफुल फोर्सेस होते हैं उसको रिपेल करने के लिए जापजी नाम का रिचुअल फॉलो किया जाता है। दूसरा की इवेंट, की हाईलाइट क्या रहा इस इवेंट का, सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध फ्रॉम इंडियाज नेशनल म्यूजियम वर सेंट टू भूटान एज ए गुडविल ऑफरिंग। ये वही पिपरहवा रेलिक्स की बात कर रहे हैं जो अभी मैंने बात की थी तुमसे। और क्या हाईलाइट रहा, ये भूटान के स्पिरिचुअल हेरिटेज को और शेयर्ड बुद्धिस्ट वैल्यू को, जो कि इंडिया के साथ भूटान अपने शेयर्ड बुद्धिस्ट वैल्यू शोकेस करता है, वो दिखाने का काम कर रहा है। यूनिवर्सल कॉल फॉर पीस को पूरी दुनिया में अभी जब डिस्टर्बेंस चल रहा है वॉर की वजह से, टेररिज्म की वजह से, उस टाइम में ऐसे फेस्टिवल्स या ऐसे ओकेजन्स यूनिवर्सल पीस को भी प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ इंडिया तो बुद्धिज्म का जन्म स्थल ही रहा है। अब इंडिया से बुद्धिज्म निकलकर भूटान में अगर पहुंच रहा है तो ये हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का भी पार्ट है। फिर हम आते हैं पिपरहवा रिलिक्स पर। पिपरहवा रिलिक्स के आप कुछ पार्ट यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 1898 में पिपरहवा स्तूप उत्तर प्रदेश से डिस्कवर किए गए। ठीक है, इसको एक्सकेवेट करने का काम किया था एक ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे ने। 1878 में इंडियन ट्रोब एक्ट के थ्रू ब्रिटिश सरकार ने, 1878 ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, तो किंग, थाईलैंड के किंग को ये रिलिक्स का एक पार्ट भेजा गया था। तो वो जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने दिखाया था ना, ये रहा सेकंड स्टेटमेंट कि फॉर द फर्स्ट टाइम दिस इज द रिलिक्स ऑफ बुद्ध इज बीइंग सेंट अब्रॉड। तो पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भेजा जा चुका है।
दैट्स व्हाई वो स्टेटमेंट रॉन्ग था। अभी बाकी का जो पार्ट है ना, द रिमेनिंग रिलिक्स, जो बाकी पार्ट है वो इंडियन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्टोर्ड है। आगे भी फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1971-77 के टाइम में भी और ज्यादा खुदाई की थी और बुद्ध के बोन से रिलेटेड या फिर उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह जो उनको बाद में अर्पित किए गए थे, बुद्ध को ऑर्नामेंट्स पहनने की जरूरत नहीं थी, पर उनको जो ऑर्नामेंट्स सपोज किसी राजा ने गिफ्ट किए और वो अगर संघ में रखा गया तो उन सारी चीजों को भी यहाँ पिपरहवा में बरी करके रखा गया था, पिपरहवा के स्तूप में। ओके, चलो फोर्थ टॉपिक हमारा है इंडियन डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक फंड। आप यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्स है बिजनेस के लिए, वहां पे आप देख सकते हो सीआईआई का अपडेट दैट गवर्नमेंट, सीआईआई अर्जेस गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश इंडिया डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक फंड। इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फंड की बात हो रही है, हम दोनों को डिस्कस करेंगे, सीआईआई क्या है एंड इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फंड क्या है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट दिए हैं इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फंड को लेकर, ये 3 स्टेटमेंट है। अब ये तीनों स्टेटमेंट में से 2 स्टेटमेंट ना जब तक तुम इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फंड नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये 2 स्टेटमेंट मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आगे पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा फिर ये डिस्कस करूंगा। सीआईआई की बात करें तो दिस इज नॉट अ स्टैच्यूटरी बॉडी, ये चीज तो अभी से याद रख सकते हो कि सीआईआई इज नॉट ए स्टैच्यूटरी बॉडी। तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें करेक्ट ढूंढना था, एक स्टेटमेंट तो रॉन्ग मिल चुका है। बाकी 2 को पढ़ने के लिए हम इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फंड में आते हैं। सो इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फंड, इसका ऑब्जेक्टिव है नेशनल फाइनेंशियल इंजन को सपोर्ट करना, नेशनल फाइनेंशियल इंजन जो कि डिफरेंट डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल प्रोजेक्ट को इंडिया के पर्सपेक्टिव से डेवलप करने के लिए, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हासिल करने के लिए बनाया गया है। ये मेनली क्या काम करेगा, इट सीक्स टू मोबिलाइज डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सेविंग्स एंड रिसाइकल कैपिटल फ्रॉम ओल्ड एसेट्स इनटू न्यू प्रोडक्टिव वंस। मतलब डोमेस्टिक लेवल पर एज वेल एज ग्लोबल लेवल पर, जैसे डोमेस्टिक लेवल पर हम मान लो मोटा भाई अंबानी के पास, या फिर डोमेस्टिक लेवल पर सपोज मोटा भाई अडानी के पास, या फिर ग्लोबल लेवल पर एलन मस्क के पास, अगर इनके पास फंड है एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, या फिर दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन सम अदर एसेट्स विच आर इन डिफरेंट अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया के किसी स्ट्रेटेजिक नीड को फुलफिल करने के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फंड इनिशिएटिव के थ्रू हो पाएगा। इसलिए इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक डोमेस्टिक ग्रोथ को फोकस करेगा और दूसरा ओवरसीज स्ट्रेटेजिक एसेट्स को फोकस करेगा, लेकिन दोनों किसके लिए, हमारे प्यारे भारत इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसके ना 2 पार्ट बन गए, एक हो गया डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आर्म, वो क्या करेगा, नेशनल प्रायोरिटीज के लिए डोमेस्टिक लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है ना, लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड डेवलपमेंट, एडुकेशन से रिलेटेड डेवलपमेंट, एमएसएमई से रिलेटेड डेवलपमेंट, इन सब चीजों को देखने का काम करेगा आईडीएसएफ का एक विंग जिसका नाम है डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आर्म। और इसी आईडीएसएफ का, ये आईडीएसएफ का एक पार्ट हो गया, उसी आईडीएसएफ का ये दूसरा पार्ट देखो, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आर्म। ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आर्म इंडिया के बाहर डिफरेंट नेशंस में जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, जैसे क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लाइक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड, तो इंडिया के बाहर किसी देश में अगर इन चीजों से रिलेटेड कोई एसेट्स है जो इंडिया सिक्योर करना चाहता है, तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आर्म उस चीज को हैंडल करने का काम करेगा। मतलब देश में भी, डोमेस्टिक लेवल पर भी और बाहर भी, दोनों तरफ इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया के स्ट्रेटेजिक नीड को सिक्योर करना, यही किसका पर्पस है, आईडीएसएफ का। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट क्या था, द डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ आईडीएसएफ एक्ट एज एंकर इन्वेस्टर इन डोमेस्टिक सेक्टर, एकदम सही है ना। द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आर्म ऑफ आईडीएसएफ टारगेट्स ओवरसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेस, एकदम सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। हमें हाउ मेनी ढूंढना था, करेक्ट कितने, ओनली 2, क्योंकि सीआईआई स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है, वो हम यहाँ देख सकते हैं। देखो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब सीआईआई के बारे में, ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1895 में किया गया। नाम तभी रखा गया था द इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड्स एसोसिएशन। फिर उसके बाद 1992 में इट एक्चुअली बिकेम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 1992 में आकर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से ये फिर से काम करना शुरू करती है। ओरिजिनल एस्टेब्लिशमेंट 1895 में हो चुका है। अभी हेड क्वार्टर की बात करें हम CII का, तो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, विच कनेक्ट अराउंड 9000 डायरेक्ट मेंबर्स फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड और फ्रॉम इंडस्ट्री वर्ल्ड। ठीक है, ये गवर्नमेंट
इंडस्ट्री एंड ग्लोबल पार्टनर्स, इनके बीच के कॉपरेशन को, इनके बीच के कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने का काम करता है। एंड इट ऑपरेट्स अक्रॉस 62 डोमेस्टिक एंड 8 इंटरनेशनल ऑफिसेस। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है वैसे। बाकी आईडीएसएफ का सिग्निफिकेंस क्या है ये मैंने तुम्हें समझाया ही है। यहाँ पर जो हमने ये दो पार्ट देखा ना, इसी दो पार्ट को यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस में किया कि लॉन्ग टर्म नेशनल वेल्थ क्रिएशन के लिए डोमेस्टिक लेवल पर, है ना, ग्लोबल लेवल पर कंपीट करने के लिए, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन बढ़ाने के लिए। अब एलन मस्क का इन्वेस्टमेंट होगा तो पब्लिक प्राइवेट कॉर्पोरेशन इंडिया के लिए बढ़ रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस इंडिया का इंक्रीज करने के लिए आईडीएसएफ नाम का हमारा ये एफर्ट वर्क कर सकता है। इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक फंड, ये आप अपने जीएस पेपर 3 के मेंस आंसर में यूज कर सकते हो, याद रखें। फिफ्थ टॉपिक है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ये देखिए यहाँ पर पीआईबी का एक अपडेट, इंडिया और श्रीलंका के बीच ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो एक आंसर तो हमें मिल ही गया कि मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच हो रहा है, इंडिया और श्रीलंका के बीच, ठीक है। एंड ये भी देखिए यहाँ क्या लिखा है, द 11th एडिशन। ये कौन सा एडिशन है, 11th एडिशन है, मतलब 10 बार पहले हो चुका है, ये 11th टाइम हो रहा है मित्र शक्ति। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ बाइलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, बिल्कुल इंडिया और श्रीलंका के बीच, कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी, करेक्ट है। The 2025 edition of the exercise focuses on conventional warfare under the UN Charter's Chapter 6 mandate. Actually इस बार वाला जो इवेंट है ना, 2025 वाला जो सेशन है ना, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए नहीं, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर पे फोकस कर रहा है। क्या होता है सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, अभी मैं तुमको समझाऊंगा। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, ए, वन ओनली। मित्र शक्ति को आप देख लीजिए सबसे पहले इसके डिटेल्स। तो ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया श्रीलंका के बीच में, जिसका नाम मित्र शक्ति इसलिए रखा गया सो दैट दो देश साथ में मिले और मित्रता को दिखाते हुए मित्रता के साथ साथ ही अपने शक्ति को भी एनहेंस करें। मतलब दोनों देश अपनी इंडियन आर्मी को या इंडियन नेवी को या इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सिक्योर भी करें और अगर जरूरत पड़े तो एक दूसरे की सहायता भी कर सकेंगे। ये मित्र शक्ति होगी, शक्ति का भी प्रदर्शन, पत्र मित्रता का भी, ठीक है। दिस टाइम 2025 में द मित्र शक्ति एक्सरसाइज इज फोकसिंग ऑन सब कन्वेंशनल ऑपरेशन। देखो सब कन्वेंशनल ऑपरेशन क्या होता है, सब कन्वेंशनल ऑपरेशन या सब कन्वेंशनल वॉरफेयर का मतलब होता है इट इज अबव द लेवल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड बिलो द लेवल ऑफ वॉर। मतलब हम डायरेक्टली वॉर काइंड ऑफ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम पीसफुल, मतलब सिर्फ हम सपोज पीसफुल एक्सरसाइजेस हम करें, जैसे मान लो कि डिजास्टर्स के टाइम में करने वाले एक्सरसाइज है ना, डिजास्टर्स को रोकने के लिए, तो हम सिर्फ डिजास्टर मिटिगेशन वाले एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम काउंटर टेररिज्म वाले एक्सरसाइज करेंगे, हम प्रॉक्सी वॉर को डील करने वाले एक्सरसाइजेस करेंगे। ये हमारा कहलाता है सब कन्वेंशनल वॉरफेयर। प्रॉक्सी वॉर से डील करना, टेररिज्म से डील करना, इंसर्जेंसी से डील करना। और भारत और श्रीलंका दोनों इन दोनों चीजों से तो परेशान है ही। टेररिज्म का क्या दर्द हमारे यहाँ होता है हम हमेशा फील करते हैं। अभी रिसेंटली फिर दिल्ली में कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली फिर अपनी जान गंवाई टेररिज्म की वजह से, इंसर्जेंसी की वजह से। हमारा सेंटर, हमारा ईस्ट, हमारा वेस्ट काफी परेशान रहा है इंसर्जेंसी की वजह से, प्रॉक्सी वॉर की वजह से भी। सो दैट्स व्हाई इन्हीं को हम सब कन्वेंशनल वॉरफेयर बोलते हैं। यही हमारे एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 एडिशन का पार्ट पर्पस है। ओके, सिग्निफिकेंस की बात करें तो रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा दोनों देशों के आर्म फोर्सेस में, ज्वाइंट कॉम्बैट रेडीनेस इंश्योर करेगा, मित्र शक्ति है ही नाम। बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया और श्रीलंका के बीच प्रमोट कर रहा है। इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जो हमारी पॉलिसी है कि हम वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चलते हुए अपने पड़ोसी को अपने परिवार के बराबर मानते हैं, उस चीज को भी शोकेस कर रहा है। एंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन दीज टू नेशंस, स्पेशली जब हम यूएन के अंदर, यूएन के चार्टर की जो हम बात करते हैं, ये रहा यूएन का चार्टर 7, ठीक है, जो सब कन्वेंशनल वॉरफेयर को दिखाता है। तो यूएन चार्टर को फॉलो करते हुए दोनों इंडिया एंड श्रीलंका अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। कल मैंने पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें दिया था इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों अपने बीच के कोऑर्डिनेशन को, कॉपरेशन को बढ़ाएगी ताकि मल्टी फ्रंट पर इंडिया को इंडिया के दुश्मनों से बचाया जा सके। बिल्कुल, पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन जनवरी 2020। कौन थे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? लेट जनरल बिपिन रावत। was seen as a major push for integrated theater command in India। बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। अभी प्रेजेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर होगा सी। दूसरा था क्वेश्चन किसके ऊपर? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर। तो सबसे पहले ना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन समझो, ये यूपीएससी ने पूछा था 2017 में। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यहाँ मैंने एक पिक्चर से भी समझा रखा है, एक पिक्चर भी बड़ा अच्छा पिक्चर इंटरनेट पे था ये।
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सिंपली एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैप्चर करके कहाँ करते हैं, नीचे स्टोर करने का काम करते हैं। कहाँ कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं? एबेंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स में, मतलब कोल माइंस हैं जिनका अब कोई यूज नहीं हो रहा है, नीचे खाली जगह बची है, तो हम बाहर से एटमॉस्फेयर से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे और उन कोल माइंस में स्टोर कर देंगे, जिससे हमारा ना तो नुकसान हुआ, ऊपर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन हो गए, और नीचे भी खाली जगह तो पड़ी थी, अबेंडेंट कोल माइन था, वहां पर कार्बन स्टोर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। पहला बिल्कुल करेक्ट। डिप्लीटेड ऑयल गैस रिजर्वॉयर्स, जब हम कोल माइंस पे कर सकते हैं तो क्या हम ऑयल एंड गैस रिजर्वॉयर्स पे नहीं कर सकते हैं? डिप्लीटेड ऑब्वियसली, मतलब वैसा ऑयल रिजर्वॉयर या गैस रिजर्वॉयर्स या फिर वैसे कोल माइंस जिनका अभी यूज नहीं हो रहा है, वहां पर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर सकते हैं। करेक्ट। एंड सब टेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, सब टेरेनियन मतलब डीप सलाइन फॉर्मेशन जो होते हैं सब टेरेन रीजन्स पर, जहां से जब ये फंक्शनिंग थे, जब इनका यूज हो रहा था इन डीप सलाइन फॉर्मेशंस का, तो वहां से सलाइन वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता था नमक बनाने के लिए या बाकी पर्पसेस के लिए, पर अब उन्हें छोड़ दिया गया है, तो वहां पर भी हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने का काम कर सकते हैं। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। इवन ये जो ट्रीज वगैरह होते हैं ना, डीप फॉरेस्ट, हम डीप फॉरेस्ट में भी जहां पर काफी डेंस ट्रीज हैं, वहां पर भी हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन स्टोर कर सकते हैं। सो ये सारे तीनों मेथड करेक्ट हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को ऐसे समझना, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इट इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड इन सम एम्प्टी प्लेसेस और इन दोज प्लेसेस जहां पे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जा सकता है। ओके अब आज के लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज पर। बुकर प्राइज मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के बारे में पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था वंदे मातरम के ऊपर। अभी वंदे मातरम जो राइटिंग है, वंदे मातरम गीत जो है, अभी हमने इसको सेलिब्रेट किया है, राइट? तो आप वंदे मातरम के ऊपर दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, दोनों के ऊपर, दोनों के बारे में पढ़िएगा, और ये 10th नवंबर का नहीं, 12th नवंबर का है। तो ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको आज जवाब देने हैं। कल के फिर प्री सिक्योर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक ये प्री सिक्योर भी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड रिवीजन भी, राइट? तो पिछले मंथ के, उसके पिछले मंथ के या लास्ट वीक का रिवीजन भी कंसेक्यूटिवली करते जाओ। ओके, सो टेक केयर, स्टडी एंड रिवाइज वेल। जय हिंद।